नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ज्योग्राफी सैम्पल पेपर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को आप जल्द से जल्द अपनी स्क्रीन पे देख सकें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। यानी वो कथन बताना है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता। पहला कथन है समकलनात्मक अनुशासन। दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये बिल्कुल करता है। और तीसरा है दैर्ध्यता पर आश्रित, ये भी करता है। प्रौद्योगिकी चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये भी करता है। लेकिन जो समकलनात्मक अनुशासन है ये भूगोल का वर्णन नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा क। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राज़ील, चौथा रूस। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चीन दुनिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी चीन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। यानी किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। कुछ कथन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग बोलना है कि संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किसने किया। पहला है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। दूसरा पुरुष की उच्च जन्म दर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा स्त्रियों की निम्न जन्म दर, ये भी नहीं। चौथा स्त्रियों का उत्प्रवास, ये भी नहीं। दोस्तों, पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पुरुष किसी कार्य की खोज में प्रवास कर जाता है तो वहाँ की जनसंख्या निम्न हो जाती है, तो ये इसका आंसर क है। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आकार में वृद्धि, ये बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम डेवलपिंग होगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन, ये भी नहीं। गुण में साधारण परिवर्तन, ये भी नहीं। आकार में स्थिरता, ये है, क्योंकि अगर जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया जाए तो उस देश का डेवलप बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर है ग, यानी आकार में अगर स्थिरता ला दी जाए तो उस देश का डेवलप होगा, तो ये सर्वोत्तम वर्णन करता है विकास का। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रोपण फसल कौन सी है और रोपण फसल में कौन कौन सी फसल आती है। तो दोस्तों देखते हैं, कॉफ़ी, सेकंड गन्ना, थर्ड गेहूँ और यानी फोर्थ रबड़। तो रोपण फसल में कॉफ़ी भी आता है, गन्ना भी आता है, रबड़ भी आता है, लेकिन गेहूँ एक ऐसी फसल है जो रोपण कृषि में नहीं आती, तो इसका आंसर हो गया ग, यानी गेहूँ। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में बता रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी एक ऐसा कथन बताना है जो गलत है। फर्स्ट है, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात के सुविधा के कारण स्थापित हुए। ये बिल्कुल सही है, अगर आपने पढ़ा तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हुगली के जो सहारे जो जूट का जो कारखाना लगाया गया था वो जल यातायात की सुविधा के कारण ही स्थापित हो पाया है। दूसरा, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, यानी सत्य है। क्योंकि हमें पहले स्वच्छंद उद्योग समझना है कि स्वच्छंद उद्योग कौन से होते हैं। स्वच्छंद उद्योग वो होते हैं जो कारखाना या उद्योग कच्चे माल के निकट लगे होते हैं। जैसे चीनी का जो उद्योग होता है वो हमेशा गन्ने के पास लगाता है, इसी प्रकार जो कच्चे माल के जो उद्योग कच्चे माल के निकट लगे होते हैं,
तो वो स्वच्छंद उद्योग कहलाता है, यानी ये सही है। तीसरा, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अविस्फीति के कारक के रूप में कोयला शक्ति का महत्व कम कर दिया है, यानी खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति ने कोयला का महत्व कम कर दिया है। फोर्थ देख लेते हैं, पत्तन नगरों ने भारत उद्योगों को आकर्षित किया है, यानी पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है, जरूर किया है, ठीक है। लेकिन तीसरा इसका आंसर है, यानी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा लौह अयस्क कारखाने या फिर लौह इस्पात कारखाने में कोयले के द्वारा ही सारा कारोबार चलता है, इसलिए अभी भी कोयले का महत्व कम नहीं हुआ है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है वो बताना है। आपको पता होगा टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी, यानी सर्विस सेक्टर है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है। फर्स्ट है खेती, ये प्राथमिक क्रिया का है। बुनाई, ये भी प्राथमिक क्रिया का है। आखेट, ये भी प्राथमिक क्रिया का, लेकिन जो व्यापार है ये टर्शियरी सेक्टर में आता है, यानी तृतीय क्रियाकलाप का ये उदाहरण है। यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, इसे ध्यान ना दे, ये व्यापार जो है यही सही आंसर है, यानी तृतीय क्रियाकलाप जो है इन चारों में से वो व्यापार है। बात कर लेते हैं आठवां क्वेश्चन की। तो आठवें क्वेश्चन में बता रखा है कि संभावनावाद, यानी संभावनावाद विचारधारा के पोषक कौन थे। आपको याद होना चाहिए कि पाल डी ला विलास संभावनावाद विचारधारा के इन्होंने प्रस्तुत किया था, प्रतिपादन किया था। तो इसका तो ये है। और संभावनाओं को कौन जन्म देता है, यानी संभावनाओं को अगर भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन जन्म देता है। आंसर है पर्यावरण से प्राप्त संसाधन संभावनाओं को जन्म देते हैं, यानी पर्यावरण से जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, वो जितने भी संसाधन होते हैं वो संभावनाओं को जन्म देते हैं, यानी आगे क्या करना है इससे संभावना जन्म होती है। 10वां क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप का नाम। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप का नाम होना चाहिए, मतलब जो है वो एशिया है, जिसमें हम रहते हैं, यानी भारत, चीन, ये सारा और ऊपर का पार्ट जितना भी है वो एशिया महाद्वीप है। 11वां क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताने हैं। तो कारक कौन कौन से? एक भौगोलिक कारक, एक आर्थिक कारक, एक सांस्कृतिक कारक को, तो ये 3 कारक हैं। और मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस सन में हुआ? तो ये बहुत इजी आंसर है, 1990 में मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन वैसे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास पता नहीं रखा है इसमें, फिर भी देख लेते हैं। मानव विकास के उपागमों में से कौन सा उपागम शामिल नहीं है? अक्षमता उपागम। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मानव की प्राचीनतम क्रियाओं में शामिल नहीं है? यानी मानव की क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? प्राचीनतम। शिकार करना मानव शुरू से ही इसका प्राचीनतम क्रिया है। मछली पकड़ना भी बहुत प्राचीनतम क्रिया है। संग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, प्रबंधन करना यानी इंतज़ाम करना मानव का प्राचीनतम क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन। बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। लाल कॉलर से क्या तात्पर्य है? लाल कॉलर को पता होना चाहिए। प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी जिन लोगों का कार्य घर से बाहर होता है, जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, उन्हें लाल कॉलर कहते हैं। उनका लाल कॉलर होता है, तो ये लाल कॉलर श्रमिक का है। जैसे आपने देखा होगा किसान का कार्य घर से बाहर होता है, जो कि प्राथमिक क्रिया में लगा जाता है, तो उसका कॉलर लाल होता है। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामी व्यक्तिगत होता है? यानी कौन सा उत्पादन अपने स्वामी होता है, यानी अपना व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामी होगा वो अपना व्यक्तिगत होगा। अब 17वां क्वेश्चन, कृषि आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताइए। यानी कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2
उद्योगों के नाम बताने हैं, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। अब एक क्वेश्चन आ गया स्वच्छंद उद्योग, जो मैंने आपको पहले बताया है। एक बार देख लेते हैं स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? आंसर है वे उद्योग जो कच्चे माल के स्रोत के पास अथवा बाजार के पास कहीं स्थापित होते हैं। मैंने आपको पहले बताया होगा कि वे उद्योग जो कच्चे माल के पास ही लगे हो जाते हैं या बाजार के पास लगे होते हैं, वो स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं, क्योंकि ये उद्योग संगठक पुर्जों के लिए दूसरे उद्योगों पर निर्भर करते हैं। ये उद्योग आपस में निर्भर करते हैं। अब बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है भूगोल में दैत्यवाद से क्या अभिप्राय है? 3 उदाहरण दे। भूगोल के दैत्यवाद के आशय का व्यापक तर्क वितर्क है कि क्या भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक या क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी दैत्यवाद से क्या अभिप्राय है कि क्या भूगोल अध्ययन प्रादेशिक या क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी प्रदेश या राज्य के लेवल, मतलब प्रदेश या राज्य का अध्ययन करके या फिर सिक्वेंसली अध्ययन करना चाहिए, वो बताता है। तो इसी को दैत्यवाद कहते हैं। अब बताना 3 इसके उदाहरण जो इसमें बता रखा है कि 3 उदाहरण भी बताइए। तो 3 उदाहरण में हम बताएंगे कि ये नहीं तो वो। तो देख लेते हैं। नोमोथेटिक शब्द का अर्थ है भूगोल का नियमबद्ध होना, तथा एडियोग्राफिक शब्द का अर्थ है भूगोल का विवरणात्मक ज्ञान। फर्स्ट, क्योंकि भौगोलिक परिघटना की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर हो। तीसरा है इसी प्रकार दैत्यवाद प्रकृति तथा मानव के बीच बौद्धिक अभ्यास का मुद्दा है। तीसरा, यानी इसके उदाहरण थे कि ये नहीं तो वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे 20वें क्वेश्चन के बारे में। आ जाइए 20वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रमुख प्रभाव है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वायु प्रदूषण पहला है, मतलब कि आंसर है वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य तथा पेड़ पौधे के जीवन पर निम्न कुप्रभाव पड़ते हैं, वो निम्नलिखित है। जो देख लेते हैं। वायु प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की परत समाप्त कर देता है, जो CFC की जो परत होती है उसको समाप्त कर देता है। पहला ये है। दूसरा है क्या है, इसके परिणाम स्वरूप परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है। परावैंगनी किरणें वो किरणें होती है जो सूर्य से हानिकारक किरणें होती है, ये हमें बहुत क्षति पहुंचाती है। इससे अगर परावैंगनी किरणें ज़्यादा मात्रा में आती है तो कैंसर का रोग उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है गैसों के कारण धूम कोहरा छा जाता है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपने देखा होगा कि प्रदूषण जब भी होता है वो गैस का कोहराम बना देती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जिससे हम मास्क पहन के बचाव कर सकते हैं। चौथा है वायु प्रदूषण से फेफड़े, स्नायु तंत्र और परिसंचरण संबंधी रोग होते हैं। पांचवा है वायु प्रदूषण सांस की बीमारियां हो जाते हैं। मतलब वायु प्रदूषण से ऑब्वियस सी बात है कि सांसों की बीमारी तो होनी ही है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जो वीडियोस होगी उसमें ज़्यादा समझा सकूँ कम समय लेकर। तो दोस्तों, हम पार्ट 2 में फिर आएंगे सैम्पल पेपर फर्स्ट के साथ। तो अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि लेटेस्ट वीडियो मैं लेके आते रहूँगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपके लिए एक Q4U यानी क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए मैंने एक रखा है। मैं हर वीडियो के नीचे क्वेश्चन फॉर यू रखूँगा, तो आपको उसका आंसर देना है और मेरे को बताना है कमेंट में। दोस्तों, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या भारत? मुझे कमेंट पर करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ।